हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, जेबीटी टेट देन जेबीटी एंट्रेंस की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में जो जेबीटी टेट और जेबीटी एंट्रेंस का जो सिलेबस है ना, हिंदी का अगर मैं बात करूं, तो जो भी टॉपिक उसमें मेंशन किए गए हैं उन सभी टॉपिक को एनालिस करके, उनका एनालिसिस करके जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे गए हैं, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हैं तो मैं 500% श्योर हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। आप पूरे के पूरे क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे। और इसको हम जो पढ़ेंगे वो अभ्यास 1 आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसको आप मॉक टेस्ट 1 भी बोल सकते हैं, अगर आप कहना चाहें तो इसको मॉक टेस्ट 1 भी कह सकते हैं, राइट। तो जितने जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे 30 क्वेश्चन एचपी टेट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। और जेबीटी टेट और जेबीटी एंट्रेंस के अलावा अगर कोई भी आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपको हिंदी से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा, प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपने वो वाक्य इन ऑप्शन में से ढूंढना है जो अशुद्ध है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, वह समय पर पहुंच गया। देन आप यहाँ कैसे आए। देन वह मुझे मिल कर खुशी होता, ठीक है। देन उन्होंने यह कार्य पूरा कर लिया। देखो यही ऑप्शन एक ऐसा लग रहा है जिसमें गलती की गुंजाइश है, राइट। गलती है जिसमें, कैसे, वहाँ मुझे मिलकर खुशी होता। देखो ये तो सेंस ही नहीं बन रही है ना। ये या तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ मुझसे मिलकर खुशी होता है, खुशी भी नहीं होगा वहाँ पे होगा खुश होता है। वहाँ मुझसे मिलकर खुश होता है, ये तो ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वह मुझे मिलकर खुश होता है। तो इस तरह से होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही आपका अशुद्ध वाक्य है इस प्रश्न में। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती किस शब्द से बना है, या कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, राइट। तो ऑप्शन है आपके पास सरवती, देन सरस्वती, देन सुरवती, देन सरस्वती। तो देखो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसको आप इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको एग्जामिनर जो है वहाँ पे फंसाने की कोशिश करता है। बट अगर आपने लॉजिक अच्छे से पढ़ा हो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे ये शब्द की बात है, वाक्य की बात है, तो आप वहाँ पे एग्जामिनर जो आपको फंसाना चाह रहे हैं ना, वहाँ पे ना फंस के आप जो अपना आंसर है उसको बिल्कुल सही करेक्ट करके आओगे, राइट। वैसे ही इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। अब इसके साथ में हम जान लेते हैं कि सरस प्लस वती तो बना, बट इनका अर्थ क्या है। देखो अगर मैं सरस की बात करूँ ना, सरस, तो सरस का जो अर्थ होता है ना उसको हम ले सकते हैं लाइक जैसे भाषण। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो ये भाषण के उसमें से लेते हैं। और अगर मैं संस्कृत की बात करूँ तो संस्कृत में इसका जो अर्थ है वो बहना या प्रभाव। जैसे होता है ना कि नदी बह रही है, बहना या प्रवाह, प्रभाव नहीं प्रवाह, प्रवाह मतलब इससे लिया जाता है सरस का। और वती का मतलब क्या होता है, वती का मतलब होता है कि जो किसी वस्तु या वस्तु की विशेषता या गुणवत्ता को बताती है, कोई भी चीज़, राइट। या उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि वह जिसके मतलब जिसके पास जो कुछ हुआ है। जैसे सरस्वती है, सरस का मतलब भाषण, अगर उसके पास भाषण है, वती का मतलब वो कि जिसके जो विशेषता बता रही है, गुण के बारे में बता रहा है, राइट। तो भाषण जिसके पास है वो कौन होगी, सरस्वती। अब देखो एक और थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूँ कि ये जो सरस है ना, सरस जो शब्द है ये क्या है, ये शब्द ना संस्कृत की धातु धातु सर से बना लिया गया है। ये सर, सर जो धातु है ना उससे बना हुआ शब्द है क्या, सरस। आई होप आप समझे होंगे।
तो देखो इसके साथ में आपको बताता हूँ, जैसे सरस्वती है ना, तो सरस्वती को हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे सरस्वती को हम भारती भी बोलते हैं, राइट। देन भारती के साथ में अगर मैं बात करूँ तो इसको हम इनको शारदा भी बोलते हैं। और एक शब्द आ रहा है मुझे याद, हंस वाहिनी। क्या है? हंस वाहिनी। हंस वाहिनी भी बोला जाता है किसको? सरस्वती को, सरस्वती माता जी को, राइट। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आई होप आपने ये क्वेश्चन समझा होगा, और बहुत ही ज़्यादा हमने फैक्ट जो है डिस्कस किए हैं इस वीडियो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो इसी तरह से आपने जो है चीज़ों को समझना है, ताकि एक क्वेश्चन से आपके जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? ये समास से लिया गया आपको जो प्रश्न है। अब देखिए ऑप्शन है तत्पुरुष, देन द्वंद्व, बहुव्रीहि या अव्ययभाव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष। अब देखो तत्पुरुष कैसे सर? जैसे देशभक्ति लिखा है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे देशभक्ति लिखा है तो देखो तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? वैसे तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास वो समास होते हैं जिसमें जिनमें उत्तम जो पद होता है उनका वो प्रधान होता है। उत्तम पद का मतलब क्या होता है? उत्तम पद का मतलब होता है दूसरा जो पद होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ देशभक्ति, अगर मैं इसको तोड़ूं तो मैं इस तरह कर सकता हूँ देश और भक्ति। तो इसमें प्रथम जो हमारे पास वो है पद है वो देश है। देन सेकंड जो पद है वो क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? ये भक्ति है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो अब क्या बोलता है तत्पुरुष? तत्पुरुष बोलता है कि उसमें जो मतलब आपका जो जैसे उत्तम, उत्तम भी बोलते हैं हम, द्वितीय जो हमारा जैसे पद होता है, कि जो प्रधान होता है। प्रधान कैसे होता है सर? देखो देशभक्ति लिखा हुआ है ना, जब भी आप भक्ति शब्द को पढ़ते हो ना, तो आपके मन में जो एक विचार आता है ना, वो सबसे पहले भक्ति को लेके आता है, कि कोई देश के प्रति जिसकी भक्ति है, राइट। तो मतलब देश के बारे में नहीं आता है, पहले भक्ति के बारे में आता है। जैसे मान लो यहाँ पे देश लिखा हुआ है, इसको काट लीजिए, तो देश के बारे में तो सीधा होगा कि देश के बारे में। अगर देश भक्ति बोला जाता है तो पहले जो विचार आता है मन में वो भक्ति के बारे में विचार आता है, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि जो द्वितीय जो हमारा क्या था पद था, दूसरा जो पद था वो प्रधान है, मतलब उसके बारे में पहले ख्याल आ रहा है, उसके बारे में पहले विचार आ रहा है। तब वो दूसरे जो उसका पद है, वो जो दूसरा मतलब जो प्रथम पद होता है वो गौण बन जाता है, मतलब वो द्वितीय बन जाता है। आई होप आप समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक जैसे क्या एग्जांपल दूँ आपको? हाँ, जैसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। तो जब मैं युद्ध क्षेत्र लिखता हूँ या आप कहीं पे भी इसको पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपके मन में क्या विचार आता है? युद्ध का विचार थोड़ी भी आता है, क्षेत्र का विचार आता है, कि जहाँ पे युद्ध होगा। जैसे महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो कौन से क्षेत्र में हुआ था, कौन से मैदान में हुआ था, राइट। और इसके साथ में जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रसोई घर, रसोई घर। अब जब हम रसोई घर बोलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा घर के ऊपर जाता है, मतलब घर के ऊपर ध्यान जाता है, और घर का मतलब जहाँ पे रसोई है। अब रसोई में जैसे थाली, वो सारी चीज़ें, मतलब जो खाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर पहले ध्यान जाता है। तो तत्पुरुष कौन से हुए? जिनमें द्वितीय जो पद होता है वो प्रधान होता है, पहले होता है, और जो प्रथम पद होता है वो गौण बन जाता है। गौण माने द्वितीय बन जाता है। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्या शब्द का विलोम क्या है? अज्ञान, अविद्या, अपढ़, देन अज्ञ। अब देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अविद्या। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जैसे जो मैंने एक एचबी पुलिस के लिए जो मॉक टेस्ट अगर मैं बात करूँ हिंदी के लिए दिए हुए हैं, उनमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ कि जो उपसर्ग होते हैं ना, कुछ उपसर्ग हमारे ऐसे हैं जो किसी भी जो शब्द है ना, अगर वो जुड़ जाते हैं किसी शब्द के साथ में, तो उनका जो मतलब है, अर्थ है, उसको वो विपरीत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विपरीत कर देते हैं। जैसे सर, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, विद्या पूछा गया ना, विद्या का विलोम। तो जैसे ही अ प्लस विद्या हुआ, मतलब जैसे विद्या के साथ अ हमने मिलाया, तो वो क्या बन गया? वो उसका विलोम शब्द बन गया। तो करेक्ट आंसर वी है। उसी तरह से क्या है, जैसे अनु, निर, नी, इस तरह से मतलब कुछ ऐसे हमारे पास उपसर्ग हैं जो जब किसी शब्द के साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? वो विलोम शब्द बना देते हैं, मतलब उसका विपरीत शब्द बना देते हैं। तो ऐसे भी आपको चीज़ों को याद रखना है कि उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीर क्षीर का अर्थ है दूध और पानी, सच्चाई और झूठ, या अच्छे और बुरे का भेद, या जल और वायु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो नीर का मतलब क्या होता है? पानी। देन क्षीर का मतलब क्या होता है? क्षीर का मतलब होता है खीर, या इसको हम दूध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूध।
दूध बोल सकते हैं। तो इसको हम किस भाव से लेते हैं? अच्छे और बुरे के भाव से ले सकते हैं। अदरवाइज अगर जैसे सही और गलत भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, बट सच्चाई और झूठ ये नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। सही और गलत, सही और गलत इसको हम दूसरे भाव में ले सकते हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जिससे सारी चीज़ें समझते हैं हम नीर और क्षीर के बारे में, कि एक अगर हंस है ना, उसको मतलब दूध और पानी की में मतलब मिलाकर जैसे दिया जाए तो वो क्या करता है? पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है। आई होप आप समझोगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, कर्म किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा के भेद में बताना है आपने कि जो संज्ञा है ना, जो भेद बताए गए आपको, इनमें से कौन से भेद में आता है कर्म? अगर हम कर्म की बात करें, बोलता भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक। मैंने बताया था भाववाचक का मतलब क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते उन चीजों को हम, राइट? क्या कर सकते हैं? सिर्फ हम उन्हें जो है वो महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे जैसे सर आपने बताया था प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, राइट? देन इसके साथ में अगर मैं नम्रता, देन इसके जैसे कर्म है, ईमानदारी होगी। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है। और अगर आपने अभी तक जैसे संज्ञा या सर्वनाम या किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपका डाउट है ना, तो इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण हिंदी करके, संपूर्ण हिंदी करके। वहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारी चीज़ों को बताया हुआ है। जैसे संज्ञा के जो भेद है, एक एक भेद को मैंने बहुत ही अच्छे से खोला हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन किया है हर एक चीज़ को, ताकि आपको आपके जो डाउट है वो एक भी डाउट ना बच पाए, राइट? देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जलन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अन, न, ला या ना? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अन। अब आप बोलेंगे सर कैसे? देखो जलन जो शब्द है ना, जलन यहाँ पे किस भाव में हम मतलब प्रयोग हुआ है? ये हुआ है ईर्ष्या को लेके। ईर्ष्या, जो ईर्ष्या होती है ना, जैसे जलन करते हैं कि जलन करते हैं किसी से, राइट? तो वो ईर्ष्या जो करते हैं ना, इस भाव में हुआ है। अब देखो जलन में प्रत्यय की मैं बात करूँ तो मैंने बताया था कि प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं। और उपसर्ग क्या थे? उपसर्ग थे सर, आपने बताया था कि जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, आगे लगते हैं। जैसे अभी हमने वहां पे किया ना कि विद्या और अविद्या, तो क्या था? एक उपसर्ग था, वो पहले लगा था, राइट? तो इसमें जो जलन है ना, जलन में जब भी आपने प्रत्यय और उपसर्ग को देखना है तो आपने मूल शब्द को, अगर मूल शब्द की पहचान है ना आपको, तो आप इन क्वेश्चनों को जो वो एक सेकंड में कर सकते हो। कैसे? देखो जलन में जो मूल शब्द है वो जल है। क्या है? जल। यहाँ पे मूल शब्द क्या है? जल। अब देखो यहाँ पे अन क्यों हुआ इसमें? क्योंकि ये ईर्ष्या के बारे में बता रहा है कि जब इसमें न जो जुड़ा हुआ है ना पीछे, आपको लग रहा है कि न है, नहीं, ये अन प्रत्यय है। मतलब ये बता रहा है कि ईर्ष्या के बारे में बता रहा है, क्योंकि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं कि वो जब भी किसी शब्द के साथ मिलते हैं तो उनका जो अर्थ है उसको उसमें परिवर्तन कर देते हैं वो। आई होप आप समझे होंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने मूल धातु, मूल शब्द जो है ना उसको पहचानना है आपने। वो पहचान कर लिया आपने तो आप इजिली चीज़ों को जो है वो पकड़ सकते हो। क्वेश्चन हमारा, सड़क पर भीड़ उमड़ पड़ी, इस वाक्य में जो भीड़ शब्द है बोलता किस लिंग की संज्ञा है? मतलब किस प्रकार की संज्ञा है, राइट? मतलब इसमें आपने लिंग बताना है। तो भीड़ जो है वो क्या है? पुल्लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, नपुंसक लिंग में आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्त्रीलिंग में आता है क्या? भीड़। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे जनता, तो जनता जो शब्द है वो कौन सा लिंग है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट? मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे आपके अपने चैनल को जो है वो लाइक नहीं किया हुआ है, वीडियो को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है, मनुष्य का विशेषण क्या होगा? बोलते हैं जो मनुष्य शब्द है ना, मनुष्य, इस मनुष्य क्या है? मनुष्य जो शब्द है वो संज्ञा है ना, क्या है? संज्ञा है। तो विशेषण क्या होगा? बोलता है अगर विशेषण क्या होगा इसका? मानवीय, मानवी, मानवता या मानविकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानवीय। अब देखो मानव क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो मानवीय, मानवीय का मतलब वो जब वीय लगा ना इसके साथ, जब, तो
जो मानवीय बना तो वो क्या कर रहा है कि वो मनुष्य के बारे में बता रहा है कि मनुष्य के बारे में कोई बात बताई जा रही है, तब वो मानवीय होगा। और जो बात बताई जा रही है तो वो विशेषण ही होगा। संज्ञा के बारे में जो चीज बताता है वो कौन है? वो विशेषण है। आई होप आप समझे होंगे। देखो, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आपको एग्जामिनर कहीं से भी घुमाना चाहे, आप वहां पे जो है चीजों को अच्छे से उनको जो वो टैकल कर सकते हो। बट शर्त यही है कि आपकी जो बेसिक है वो आपने किस तरह से पढ़े हुए हैं, राइट। देन क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वनाम शब्द का सही अर्थ क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नाम का पर्यायवाची, देन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, या विशेषण का पर्यायवाची, या क्रिया का नाम। देखो, इन दो ऑप्शन में जो है कई बार स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे तो आसानी भाषा में दिया गया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बट ये नाम का पर्यायवाची इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? वो हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे कमल लिखता हूँ, किसी का नाम कमल है, तो कमल की बात कर रहे हैं, तो कमल की बात करते समय हर बार हम कमल को ही तो प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे हम वह लगाएंगे। तो ये जो वह है ये क्या है? ये सर्वनाम है। देन आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये लोकगीति से आपको क्वेश्चन दिया गया। बोलता लोकगीति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोक का मत, लोक में प्रचलित कहावत, या लोक के आदेश, या लोकगीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोक में प्रचलित कहावत। देखो, मैंने बताया था मुहावरे भी क्या है। मुहावरे वो क्या होते हैं? मुहावरे वो हैं जो मतलब जिनका जिनका हम शाब्दिक अर्थ ना लेके, जब किसी वाक्य का शाब्दिक अर्थ ना लेके उसका जो विलक्षित अर्थ होता है, दूसरा जो अर्थ निकल के आता है, उसको हम प्रयोग वाक्यांश में प्रयोग में लाते हैं, तो उससे वो मुहावरा बनता है। और लोकगीति का मतलब क्या है कि पुराने वक्त में जो हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, जो हमारे जैसे पूर्वज थे, तो उन्होंने कुछ शब्दों को, कुछ वाक्यों को मतलब किसी कार्य के लिए क्या किया था? प्रयोग किया था। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम आज भी जब वैसी सिचुएशन बनती है, या वैसा कोई अगर मैं बात करूँ जैसे कोई स्थिति होती है, तो उस स्थिति को जब हमें समझाना होता है ना, तो उन कहावतों को हम ले आते हैं। तो उन्हीं कहावतों को हम क्या कहते हैं? लोकगीति कहते हैं, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? उदय, उदय जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? बोलता स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या यण संधि। तो इसमें आई एम सो सॉरी। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि है उदय शब्द में, ठीक है। तो आपने पहचाना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि है। अब कैसे? देखो, उदय जो शब्द है ना, उदय, उदय का जो अगर हम संधि करें तो कैसे होगी? उत और अय, ठीक है। अब देखो, व्यंजन संधि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि वो संधि है जब, जैसे होता है ना कि जैसे जब त लगता है ना पहले, इस शब्द से पहले जब यहाँ पे त होता है, और त का जो मिलन होता है, जो मिलान होता है, अगर जो नेक्स्ट जो अगले वाला जो हमारे पास पद होता है ना, तो अगर वो कहीं कोई स्वर होता है, स्वर के साथ में जैसे प्लस के बाद, अगर इस प्लस के बाद अगर कोई स्वर होता है, या इसके साथ में जैसे मैं बात करूँ ग हो गया, घ हो गया, और साथ में द, ध, इस तरह से अगर व्यंजन आते हैं तो वो क्या बनते हैं? वो हमारे व्यंजन संधि को निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये एक व्यंजन संधि होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विनी ने कहा था कि उसे अनाथ आश्रम जाना है। किस प्रकार का वाक्य है? अपने वाक्य की पहचान करनी है इसमें कि ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या संयोजक वाक्य है, या साधारण वाक्य है, कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों होगा? क्योंकि मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जिसमें मुख्य वाक्य के साथ ना एक मतलब अगर मैं बात करूं आश्रित उपवाक्य की, अगर मैं बात करूं, वो जुड़ा होता है। अब वो कैसे सर? देखो, अगर इसमें मुख्य वाक्य की बात करूं तो क्या है कि विनी ने कहा था, मुख्य वाक्य जो है वो किसने कहा था? कि विनी ने कहा था कि उसे अनाथ आश्रम जाना है। कहाँ जाना है उसे? अनाथ आश्रम। तो एक आश्रित जो उपवाक्य है वो क्या है? वो कि अनाथ आश्रम जाना है उसे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। आई होप आप समझोगे। देखो, वाक्य की अगर मैं बात करूं तो वाक्य जो है इनका जो अगर क्लासिफिकेशन अगर उनका वर्गीकरण किया जाए तो उसमें क्या है? एक तो हमारा प्रधानता के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर होता है, और जो तीसरा है हमारा वो होता है हमारा अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब देखो, जो रचना के आधार पर है ना उसमें आता है हमारा सरल वाक्य, और साथ में जो हमारा मिश्र वाक्य, और इसमें एक हमारा संयुक्त वाक्य आता है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करते हैं। देखो, इस वीडियो में तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं वाक्य को लेके एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं डिटेल में आपको जो है चीज़ों को समझाऊंगा, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, गति करना मुहावरे का अर्थ है? नष्ट करना, सहायता करना,
क्रोध करना या अंत करना या तेजी से प्रगति। अब देखो गति करने का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें अंत करना भी इसका सही है और तेजी से प्रगति करना भी इसका सही है। क्यों है? क्योंकि गति करना एक भाव लेते हैं हम, जैसे कई बार बोलते हैं हम कि इसकी गति हो गई, राइट। तो उसका मतलब अंत करना जो है इसका एक सही अर्थ बनेगा, राइट। और साथ में इसका जो है वो तेजी से प्रगति भी इसको हम जो है वो काउंट करते हैं। जब गति करना मतलब जल्दी से, तेजी से, वृद्धि से कोई चीज़ जो है वो क्या करना, उसमें प्रगति करना, तो उसका अर्थ हम इससे लेते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलता है रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो और आपके पास ऑप्शन है इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कालिदास कौन थे, राइट। तो अगर मैं कालिदास की बात करूं तो यह मतलब महान संस्कृत कवि थे और एक नाटककार भी थे। आई होप आपको ये पता होगा। देन जो नेक्स्ट है हमारा ये है तुलसीदास। तुलसीदास कौन थे? जैसे रामचरितमानस के रचयिता ये थे, राइट। और साथ में मैं हनुमान चालीसा की बात करूँ, उनके रचयिता ये थे। और इनके बारे में तो मैं आपको कहूँगा अगर, तो जैसे एक पार्वती मंगल करके है, इनकी रचना इसने तुलसीदास जी ने ही करी है, पार्वती मंगल, राइट। और जैसे कृष्ण गीतावली है, उनकी जो रचना है वो किसने करी है? वो तुलसीदास जी ने ही करी है। और एक बचता हमारे पास वेद व्यास, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट, इनके बारे में। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा सुधा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अमित, विष, जल या मदिरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अमृत इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि मदिरा का विपरीत शब्द क्या होगा? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो भी देखते हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं। देखो आपका जो लाइक है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है वो लाइक कर लीजिएगा, राइट। देन क्वेश्चन है हमारे पास, बालक शब्द में उपसर्ग है। बोलता बाल क उपसर्ग नहीं है या ल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालक शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि बालक शब्द एक पूर्ण शब्द है। पूर्ण माने मतलब एक जो मूल, अगर मैं बात करूं तो इसमें मूल और दूसरे शब्द में कोई इसमें वो नहीं है कि कोई मूल शब्द है इसका, नहीं। बालक एक पूर्ण शब्द है, राइट। तो इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ। अब आपने उपसर्ग और जैसे जो प्रत्यय होते हैं उनको कैसे पहचानना होता है? जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे विकारी, क्या लिखा मैंने? विकारी। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे अविकारी, समझ रहे हो? तो आप खुद समझिए कि अगर इसमें उपसर्ग की बात की जाए तो आपको एक ऐसा मूल शब्द तो होगा ना जिसमें उपसर्ग लगा होगा। तो जैसे ही आपने पीछे पढ़ा कि विकारी, अब उपसर्ग तो आगे लगेंगे ना इस तरफ कोई, तो आपने देखा कि विकारी इसकी सेंस निकल रही है और आपने पढ़ा हुआ है कहीं, आपकी शब्दावली में है ये। तो विकारी क्या है? ये मूल शब्द है। और अ क्या लग गया? ये उपसर्ग है। उसी तरह से प्रत्यय की बात होती है। जब भी अपने प्रत्यय को ढूंढना होता है तो आपने मूल शब्द को ढूंढना होता है पहले कि मूल शब्द क्या है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपने। उसने कहा कि वह आएगा, देन मैंने उसे जाते देखा और वह जल्दी में था इसलिए चला गया। वह मुझे नहीं देखा, वह मुझे नहीं देखा। देखो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अशुद्ध यही है, ये तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर डी। वह मुझे नहीं दिखा, इसमें दिखा भी हो सकता था कि वह मुझे नहीं दिखा, इस तरह से हम इसको जो बोल सकते थे, पर वो देखा आ रहा है यहाँ पे तो ये इसका गलत बन रहा है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे पास, मृदु शब्द का विलोम है। देखो मैंने बताया था कि विलोम और पर्यायवाची शब्दों के लिए सबसे पहले शब्दावली आपकी सही होनी चाहिए, मतलब आपको अर्थ पता होना चाहिए। देखो मृदु का मतलब क्या होता है? मृदु का मतलब होता है कोमल, समझ रहे हो? देन यहाँ पे क्या है? कठोर, तेज, उग्र, भीषण। तो कठोर ही आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेज का तो मतलब तेजी से बढ़ना होता है, उग्र का उग्र से स्वभाव, देन भीषण का भी अर्थ अलग ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन क्वेश्चन है हमारे पास, अल्प शब्द का सही विलोम क्या होगा? अधिक, विशाल, विपुल या विस्तृत? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिक ही होगा। अल्प का मतलब लेते हैं हम कम से, कि कम, जैसे अल्प प्राण, समझ रहे मेरी? अल्प प्राण या महाप्राण। मैंने समझाया आपको वर्णमाला की जो क्लास ली है ना, संपूर्ण हिंदी में जो क्लास पढ़ी है, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, समझ लो। तो अल्प का जो अर्थ निकल के आता है वो कम से आता है और अधिक का जो अर्थ है वो बहुत से आता है। होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रचलित लिपि कौन सी है? बोलता उर्दू, ब्राह्मी, नागरी या रोमन? देखो नागरी की जगह आप इसको देवनागरी भी लिख सकते हो, देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अब देखो ऑप्शन नंबर सी होगा, पर सर कैसे? हिंदी भाषा सर्वाधिक प्रचलित कैसे है? देखो अगर मैं देवनागरी की बात करूँ ना, तो उत्तर भारत की अगर मैं बात करूँ, तो उत्तर भारत में क्या है कि जो देवनागरी है ना, वो 8वीं शताब्दी से, 8वीं शताब्दी, आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि 8वीं शताब्दी से इस भाषा के साथ मतलब जो है, मतलब आज तक ना जो जितनी भी अनेक जो बहुत सारी भाषा है ना, उनमें प्रयोग हुआ है किसका? देवनागरी का। सर कौन सी भाषा है? जैसे संस्कृत की बात कर लीजिए आप, मराठी की बात कर लीजिए, और भोजपुरी की बात कर लूँ, या नेपाली की बात कर लें, नेपाली में भी जो देवनागरी यूज होती है। आई होप आप समझे होंगे। तो ये क्या है? देवनागरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन हमारे पास, राजभाषा शब्द किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो अक्सर देखने को मिलते हैं। बोलता है भाषा अधिनियम 1950, देन राजभाषा अधिनियम 1963, देन अधिनियम 1947, देन भाषा नीति 1952। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1963 राजभाषा 1963 में आता है राजभाषा शब्द जो है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे पास, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे प्रकार ना करके यहाँ पे पूछ सकते हैं कि स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर है, राइट। वैसे प्रकार भी बोल सकते हैं आप इसमें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको बताइए, इसमें 11 हो जाएगा। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अच्छा आप मुझे बताएंगे कि ऐसे 2 स्वरों के नाम बताने हैं मुझे आपने, कि वो तो वैसे स्वर भी नहीं है, बट हाँ वर्ण वर्ण ही बोल सकता हूँ मैं उनको, कि उन्हें हम जो है वो स्वर में भी शामिल नहीं करते और व्यंजन में भी शामिल नहीं करते। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये कौन से 2 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो था, रचनात्मक लेखन का सही उदाहरण क्या है? कहानी, आवेदन, सूचना या रिपोर्ट? देखो रचनात्मक लेखन का मतलब हुआ किसी चीज की रचना करना। देखो आवेदन में तो कोई रचना नहीं होती है, सूचना में भी कोई रचना नहीं होगी। सूचना में हम सिर्फ सूचना प्रदान करते हैं किसी चीज को, ठीक है। वहां पर रचना नहीं होती है किसी चीज की। रचना का मतलब होता है क्रिएशन, किसी चीज को बनाना, मतलब बताना, समझो। देन यहाँ पे एक रिपोर्ट में भी कोई रचना नहीं होती है। तो अंत में क्वेश्चन बचता है हमारे पास, ऑप्शन बचता है कहानी। तो कहानी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? कहानी, नाटक, समझ रहे हो, ये सारी चीजें क्या है, वो रचना का एक रूप है। आई होप समझे होंगे। देन क्वेश्चन है हमारे पास, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। बोलते जो भाषा शिक्षण है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साहित्य का अध्ययन, भाषा का प्रयोग व समझ, यानी कविता लिखना या निबंध लिखना। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा का प्रयोग व समझ क्या है? ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य में आता है। देखो हो सकता है ऐसा कि आप बोलेंगे कि सर कविता लिखना या निबंध लिखना या ये सारी चीज़ें भी तो कहीं ना कहीं शिक्षण के उसमें जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि साहित्य का अध्ययन, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं हमारे भाषा शिक्षण से। बट जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये भाषा का प्रयोग और समझ। अगर भाषा का प्रयोग और समझ हमें पता चलता है तभी भाषा शिक्षण जो है वो क्या होता है, एक सफल होता है, राइट। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता तिलक किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या इनमें से कोई नहीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा तद्भव नहीं होगा। तिलक जो है हमारा वो तत्सम शब्द होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिएगा, राइट। देन देखो अगर आपको तत्सम और तद्भव इनमें शब्दों को पहचानने में कुछ समस्या रहती है या कोई आपको अभी डाउट है, तो इसी चैनल के ऊपर जो मैंने आपको बताया ना संपूर्ण हिंदी, उसमें एक वीडियो डला हुआ है तत्सम और तद्भव को लेके। मैं बोल रहा हूँ आपको एक बार उस वीडियो को आप देख के आइए, मतलब उस प्लेलिस्ट से आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर एक भी डाउट बच जाता है आपका। मैंने ऐसा ट्रिक बताया हुआ आपको कि आप किसी भी शब्द को देखते ही ना 1 से 2 सेकंड के बीच में आप बता सकते हो कि ये शब्द कौन सा है, तद्भव है या तत्सम है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, गुरु शब्द का पुल्लिंग है। बोलता पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया है कि हाँ, नहीं, कभी कभी या निश्चित नहीं। तो इसका वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो गुरु का वैसे गुरु ही होता है हिंदी की मैं अगर बात करूँ, समझ लो। इसका पुल्लिंग जो है वो हिंदी में इसको पुल्लिंग ही मानते हैं। बट इसमें संस्कृत की अगर मैं बात करूँ तो संस्कृत में गुरु शब्द को क्या किया जाता है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों माना जाता है। किसमें? संस्कृत भाषा में। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि जो संस्कृत भाषा की बात की जा रही है हिंदी भाषा की। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो इसमें तो होता तो है ही है, गुरु ही होता है इसका जो लिंग है, राइट। तो इसको हम पुल्लिंग ही मानते हैं जो हिंदी भाषा की। संस्कृत में इसको दोनों उसमें जो है वो माना जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कारक जिसमें से का प्रयोग होता है, से का, जैसे करने कारक से, समझ रहे हो मेरी बात को, ये आपने वैसे पढ़ा होगा, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्ण कारक। आपको पता है ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कर्ण कारक क्या है, इसमें से का प्रयोग किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कठिन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। देखो ये होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बोलता है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। देखो सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, बोलता अभ्यास का, योग्यता का, आयु का या वातावरण का। देखो इसमें सर्वाधिक का अगर मैं बात करूं तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वातावरण का। अब आप बोलेंगे सर प्रभाव तो सबका ही पड़ता है, अभ्यास का पड़ता है, योग्यता का पड़ता है, आयु का पड़ता है। देखो अगर मैं यहाँ पे आयु की बात करूँ तो ये व्यक्तिगत उसमें आता है, समझ रहे हो, यानी योग्यता और ये अभ्यास है ये भी आता है, बट इसमें क्या है कि जो प्रभाव वातावरण की अगर मैं बात करूँ, देखो कोई भी ऐसी भाषा है ना, कोई भी भाषा ऐसी कि जो वातावरण के साथ ही, जैसे छोटा बच्चा है वो उसका वातावरण ऐसा है, उसका जो मतलब परिवेश है कि वहाँ पे जो है वो हिंदी भाषा बोली जाती है या इंग्लिश भाषा बोली जाती है, दो बच्चे हैं तो उस वातावरण से वो क्या करता है, वो चीज़ों को समझता है, वो सीखता है और वो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर, रेदर देन वो जो जैसे पढ़ता है, पढ़ना तो बाद में होता है ना, पर वातावरण का जो है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या सजेशन रहता है वो प्लीज़ हमें, अगर कोई सजेशन है आपका, आप सजेशन कमेंट में लिखिएगा, राइट। हम वेट करेंगे आपके सजेशन का, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जो है वो पहुँच सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है आपने। और आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, बट मैं समझता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, और आपका क्या सजेशन रहता है वो प्लीज़ हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।